गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और मैं समझती हूँ आप सब खुश होंगे, आनंद पूर्वक होंगे और पढ़ाई भी आनंद पूर्वक कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम अगले आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को क्या नाम दिया गया? इसके ऑप्शंस हैं अपार आईडी, एडू आईडी, सेडू आईडी और अवार आईडी। अगर किसी को ये पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है अपार आईडी। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने अपार आईडी की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? अपार आईडी की शुरुआत की है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी नाम से जाना जाता है। जैसे एक देश और एक आईडी, जैसे अपना आधार कार्ड है, प्रत्येक नागरिक का एक वो पहचान पत्र है कि आधार कार्ड से उसका पहचान पत्र कि वो किस देश में रहता है, उसका पहचान पत्र है। ऐसा ही देश में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, प्री प्राइमरी से लेकर हायर हायर तक जितनी भी एजुकेशन होगी हायर तक, उसका एक पहचान पत्र होगा, स्टूडेंट का आईडी का वो होगा प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये जितने भी देश में स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। चलिए देखिए, देखने में भी बिल्कुल वो आधार कार्ड टाइप लग रहा है। ठीक है, चलिए। इस आईडी का उद्देश्य छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित करना है। इसका जो उद्देश्य है, प्री प्राइमरी से जैसे मैंने अभी आपको बताया हायर एजुकेशन तक, मतलब अगर आपने कक्षा 1 में भी अगर एडमिशन लिया है तो उसमें आप कितने अंक आपको प्राप्त हुए, पूरा डिटेलिंग जो होगी हायर तक, सारी डिटेलिंग इस कार्ड के अंदर रहेगी। और इसमें छात्रवृत्ति, जैसे आपके पास पूरी अगर छात्र की पूरी डिटेलिंग मिल जाती है तो आपको उससे ये भी जानकारी मिलेगी कि इसको कौन सी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, इसको कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट वगैरह सारी जानकारी उस कार्ड के अंदर होगी, जैसा कि हमारा आधार कार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार आईडी का पूर्ण रूप, अपार आईडी का जो पूर्ण रूप है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका जो पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। ये जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी किसी मंत्रालय के मंत्री का नाम आए तो प्लीज आप इसको अलग से नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं REC लिमिटेड, BEL, भेल, भेल जो अगला आपने सुना ही होगा, BHEL, IOCL। इसका अगर किसी को आंसर पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है REC लिमिटेड। ठीक है, महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को आपदा प्रबंधन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि महारत्न कंपनी होती क्या है। जो कंपनी हर 3 साल के अंदर अगर 5,000 करोड़ तक का मुनाफा कमा लेती है या लाभ कमा लेती है, शुद्ध लाभ कमा लेती है, तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और भी कंपनी है जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, जैसे भेल है अपनी, NTPC है। ठीक है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। ये सब और भी कंपनियां हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, पर इस कंपनी को किस टॉपिक पे मिला है? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपातकालीन स्थिति में आपने पहले क्या तैयारी कर रखी है किसी आपदा के लिए। अगर कोई आपदा आती है तो आपके पास कितनी तैयारी थी कि आप जो आपदा आई उसकी हानि से आप कितना बच सके। ठीक है, तो इस टॉपिक पे इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन पीकॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को लंदन में हुए एक पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M
एन वेंकट चलिया की अध्यक्षता वाले जूरी पैनल द्वारा इस पुरस्कार के लिए REC लिमिटेड का चयन किया गया। ये जो लंदन में एक पुरस्कार समारोह हो रहा था, उसमें इस RCE लिमिटेड को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, और जो प्रदान जो किया गया REC लिमिटेड जो कंपनी है, उसको चयनित किसने किया कि ये इसी को मिलेगी? इसको चयनित जो किया है हमारे भारत के पूर्व न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? MN वेंकट चलिया। उनने एक जजों का एक समूह बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि यह जो गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड है वो किसको मिलेगा? REC लिमिटेड को मिलेगा। चलिए, जुलाई 2023 में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया था। ठीक है, अभी जुलाई जो 2023 निकली है उसमें किसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्राप्त हुआ था? अडानी समूह को, अडानी लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। और इसका टॉपिक क्या था? पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन जैसे आप सब जानते ही होंगे कि मानव का जितना भी उसमें हस्तक्षेप हो सकता है उसको कम करना, उसको सुरक्षित रखना, पर्यावरण को उसको स्वस्थ रखना। ठीक है, इसी पर्यावरण के ही जागरूकता के ऊपर ये एक टॉपिक है, इसको अडानी को मिला है। चलिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मतलब बहनीयता, ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये बहनीयता के ऊपर मिलता है। जैसे आप किसी चीज को किस तरीके से बहन कर रहे हैं, किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर हम इसी तरीके से जल का उपयोग करते रहेंगे, पता है कि जल सीमित है, ठीक है, इतना अब अभी ऐसा लग रहा है कि भैया कि जल तो अपार है, कि भैया अपने लिए ही बनाया गया है, तो अपन अनाधुन जल का उपयोग कर रहे हैं। उनको यही नहीं समझ में आता है, हम लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि जल एक दिन अगर समाप्त हो गया तो शायद जैसे वन हुआ, जल हुए, ये चीज़ें समाप्त हो गई तो शायद हम भी नहीं बचेंगे। तो आप उस चीज़ पे कितना आप काम कर रहे हैं, कितने आप लिमिटेड संसाधनों को उपयोग कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग कर रहे हैं। इस टॉपिक पर गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। चलिए, इस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ये दिख नहीं रहा है, इसकी जो शुरुआत है 1991 में हुई थी। जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। प्रदानकर्ता कौन है? जो अभी हमने पढ़ा था, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, IOD भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। जो बिजली क्षेत्र है, मतलब जो बिजली का जो कार्य क्षेत्र है, उसका वित्तीय मतलब आधार आर्थिक जो समर्थन है, वित्तीय सहायता है, वो करती है, उसका पोषण करती है, उसका प्रबंधन करती है। विद्युतीय मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ठीक है, ये जो प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया था, महारत्न कंपनी है, अभी आपको बता ही दिया था महारत्न कंपनी होती क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, किसकी 1969 में स्थापना हुई थी? ये कंपनी की बात चल रही है जिसको मिला है। ठीक है, REC। ठीक है, चलिए, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? विवेक कुमार देवगन। इनके जो अध्यक्ष हैं वो, इनका नाम क्या है? विवेक कुमार देवगन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लहराया गया? ये अगर किसी को पता है तो बताएं। इसके जो ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, अमृतसर, लद्दाख और श्रीनगर। चलिए, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है अमृतसर। आज ये इसमें हाईलाइट हो रहा है, ये कुछ हो गया है इसमें, मतलब अब कल से ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर ही हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, पर फिर भी आपको अगर पता है तो अपने आप से ही बताएं। इसका जो आंसर है वो अमृतसर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब
के अमृतसर में भारत पाक अटारी सीमा पर देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया? सबसे पहले बात करते हैं कि नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री है। किस मंत्रालय के मंत्री हैं? सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने ये जो तिरंगा, सबसे ऊंचा जो तिरंगा है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में इसका उद्घाटन किया है। भारत पाक अटानी सीमा पर, कौन सी सीमा पर? भारत पाक अटानी सीमा पर अमृतसर में ये तिरंगा ध्वज लहराया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। चलिए, ये जो इमेज है आप देखिए, इसकी जो ऊंचाई थी, तिरंगे की जो ऊंचाई थी, ये इसकी जो ऊंचाई थी वो 418 फीट थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पता ही है आप सभी को, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया। कब अपनाया? मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई क्या है? ध्वज की लंबाई क्या है? लंबाई और चौड़ाई क्या है? 3:2 है। क्या है? 3:2 है। निर्माणकर्ता कौन है? ये जो ध्वज है उसका निर्माण किसने किया? पिंगली वेंकैया। किसने किया? पिंगली वेंकैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस है सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडियन आर्मी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग। किसी को पता है तो बताएं। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चक्र 2 का अभियान के तहत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी की। ये जो चक्र 2 है वो साइबर क्राइम को रोकता है। साइबर क्राइम पे होने वाले आर्थिक शोषण को रोकता है। मतलब कंप्यूटर द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा जो पैसे लूटे जाते हैं उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुल 15 राज्यों को इसमें शामिल किया है और उसमें से कितने 76 स्थानों पर इन्होंने छापेमारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्र 2 अभियान सीबीआई ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निजी संगठनों के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मिलित रूप से ये शुरू की गई है, ठीक है। ये कौन सा? चक्र 2 अभियान, राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, दोनों। इन एजेंसियों में अमेरिका की FBI और साइबर क्राइम निर्देशालय और इंटरपोल के IFCACC, यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी और सिंगापुर पुलिस शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल है? हमारी CBI जो है वो शामिल है भारत की, और अमेरिका की भी एजेंसी इसमें शामिल है, और यूके की भी इसमें एजेंसी शामिल है, और सिंगापुर की पुलिस भी इसमें शामिल है। किसमें? चक्र 2 अभियान में, ठीक है। इसका उद्देश्य देश में साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र को खत्म करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। ये क्या है? भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। सीबीआई, ये इसका सीबीआई का फुल फॉर्म है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। नोडल मुख्यालय कार्मिक विभाग का, कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है इसमें किसी भी कर्मचारी का वेतन देना, किसी की कर्मचारी की मतलब उसकी समस्याएं सुनना, ठीक है, इस मंत्रालय में इसका ये काम होता है। निर्देशक जो है प्रवीण सूद, इसके जो निर्देशक हैं वो क्या है? प्रवीण सूद उनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बुक द रिवर्स स्विंग कोलोनेलिज्म टू कॉपरेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं विवेक सिन्हा, अशोक टंडन, जयंत कुमार, विवेक शर्मा। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है अशोक टंडन। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह, ये हरदीप सिंह जो हैं वो कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, पूरी हरदीप सिंह पुरी इनका पूरा नाम है। द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, इन्होंने ये बुक लिखी, किसने लिखी? ये अशोक टंडन ने लिखी, नामक पुस्तक लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? हरदीप सिंह पुरी ने, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए ये जो इमेज है ये है हरदीप सिंह। ठीक है, चलिए यह पुस्तक अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक निम्न पहलुओं पर लिखी गई है। इसके टॉपिक बताए हैं, किन किन बिंदुओं पर यह लिखी गई है। आज़ादी के बाद के नए भारत की गौरव यात्रा को बताया गया है। आज़ादी के बाद जो है हमारी जो गौरव 1947 के बाद जो हमारी गौरव यात्रा है उसके बारे में पूरा डिटेलिंग, पूरी यात्रा को बताया, पूरी घटना को इस पुस्तक में एक बिंदु में लिखा गया है। लेखक ने आज़ादी के बाद से भारत ब्रिटेन संबंधों में ऐतिहासिक घटनाओं और संबंधों में आए परिवर्तन को बताया है। लेखक ने भारत और ब्रिटेन के आज़ादी से पहले के संबंध को बताया है, ऐतिहासिक संबंध को भी बताया है, और वैसे भी नॉर्मल संबंध जो है वो आज़ादी के बाद के भी बताए। मतलब ब्रिटेन और भारत का संबंध आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ये एक टॉपिक भी उनकी बुक में है। चलिए 1947 के बाद भारत कैसे अपने प्रयासों से वर्तमान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उन्होंने ये टॉपिक भी उसमें रखा है। अब जैसे कि अभी आपको पता है, अपन ने शायद कल परसों की क्लास में ही पढ़ा था कि हम भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पे आ चुका है, और हमने किसको बीट किया है? अगर आपको याद है, शायद परसों नरसों की क्लास थी, अगर आपको याद है तो मुझे बताएं कि भारत ने किसको बीट करके वो तीसरी अर्थव्यवस्था पे आया है। देखो पहले नंबर पे मैंने उस दिन भी बताया था, पहले नंबर पे अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे चीन की है। अब जो हमारी तीसरे नंबर पे जो आ चुकी है, हमारा भारत आ चुका है, हमने जर्मनी और जापान को बीट किया है। ठीक है, पर उस टाइम जब उन्होंने बुक लिखी थी तब ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये टॉपिक उनकी बुक में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्योग निकाय FICCI ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान बताया है? इसके ऑप्शंस हैं 6.3%, 6.6%, 6.8%, 6.9%। चलिए इसका जो आंसर है वो है 6.3%। उद्योग निकाय FICCI के सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश के आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान बताया है। चलिए सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कृषि और समृद्ध गतिविधियों की औसत वृद्धि 2.7%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5.6% और सर्विस सेक्टर में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान बताया है। इसमें 3 सेक्टरों में वृद्धि होने का अनुमान बताया है। किस किस में? कृषि से संबंधित जो वृद्धि होगी वो कितनी परसेंट होगी? वो होगी 2.7% का अनुमान लगाया है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल मतलब कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री स्थापित की गई, उसमें जो वृद्धि है उसका वो है 5.6%, और जो अपना सर्विस सेक्टर है उसमें जो वृद्धि का अनुमान लगाया है वो कितने परसेंट का अनुमान लगाया है? 7.3 का अनुमान लगाया है। चलिए अन्य संगठनों द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कितना अनुमान लगाया है? 6.5%।
और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके द्वारा कितना परसेंट बताया है? 6.3%। ठीक है। FIT फिच के अनुसार जो बताया है वो 6.3। ठीक है। चलिए, अभी जो हमने फिच पढ़ा उसकी ही डिटेलिंग दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म हुए, किसी भी मंत्रालय के मंत्री हुए। मैं ये इसका एक थोड़े से अलग पीछे कोई ऐसे पेज बना लूँ अलग से, कि जब आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये जो फुल फॉर्म है बड़ी बहुत मेहनत से याद होते हैं, तो प्लीज़ इनको एक अलग से थोड़ी सी मेहनत करके लिख लो। ठीक है। चलिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। संस्थापक जो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है। इनके जो संस्थापक है, जो फिज के जो संस्थापक है, उनका नाम क्या है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। चलिए, प्रेसिडेंट कौन है? शुभ्रांत कांत पांडा। हाँ, पांडा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के धौर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताएं भाई। इसका जो आंसर है वो है गुजरात। ठीक है। यूनाइटेड नेशन। चलिए, इसका की डिटेलिंग है। अमरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन महासभा के द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की है। ठीक है। इन्होंने कितने गांवों की सूची जारी की है? 54 गांव की सूची, पर्यटन गांवों की सूची दी है। ठीक है। इस सूची में गुजरात के कच्छ जिले में धोर्डो गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन से गांव, कौन से राज्य में है? गुजरात के धोर्डो गांव में। ठीक है। ये कहाँ पर? कच्छ में। ठीक है। इसको सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे भारत के अंदर। यह पुरस्कार उन गांवों को दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के पोषण और परिदृश्य, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और पाक परंपराओं को संरक्षित करने में आगे है। वह गांव जो बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनका पालन करते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। ठीक है। स्थानीय जो एक जो परंपरा है, उनको मिलजुल का एक स्वस्थ वातावरण, गांव का एक जो स्वस्थ वातावरण होता है वो परिपूर्ण करते हैं जो गांव, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। UNWTO। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है, जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। ये जो संस्था है वो पर्यटन को बढ़ावा देती है कि सुलभ मतलब एक अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ टिकाऊ, उसकी मरम्मत होती रहे, वहाँ जाना आना सरल हो, मतलब उसकी एक अच्छी व्यवस्था करना और एक पर्यटन का एक अच्छा साधन करना उनकी एक ये जिम्मेदारी होती है। स्थापना जो है इसकी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1 नवंबर 1975 में हुई थी। ठीक है। और जो मुख्यालय है वो मैड्रिड स्पेन में है। इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, इनको भी आप अलग से लिख लो। ठीक है। जितनी भी, जैसे ये UN, ये इनका जितना भी कोई संस्थान, बड़ी संस्थाएं जो आती हैं, उन संस्थानों को भी आप अलग से लिख लो। उनका मुख्यालय कहाँ है, वो कितने सन में लागू हुई, ठीक है, मतलब स्टार्ट हुई उनका। ठीक है। तो आप ये सब चीजें अलग से लिख लो। चलो, अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? इनके ऑप्शंस हैं दौड़, क्रिकेट, लंबी कूद और शतरंज।
इसका जो आंसर है वो है शतरंज। ठीक है, इसकी जो इनकी जो इमेज दिख रही है, ठीक है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, ये खिलाड़ी है, ठीक है, खिलाड़ी मैग्रस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, ठीक है, क्या नाम है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं शतरंज के, उनका नाम क्या है, मैग्रस कार्लसन, ठीक है, जो नॉर्वे से संबंधित है। कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में हराया है, जो हमारे कार्तिकेयन हैं उन्होंने किसको हराया, मैग्रसन कार्लसन को हराया है। ये जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंजकार थे, पर हमारे भारत के कार्तिकेयन ने इनको हरा दिया है। वो भी कौन से टूर्नामेंट में, ये है कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में इनको हरा दिया है। चलिए, ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली मैग्रस कार्लसन को पराजित करने वाले भारत के ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद के बाद तीसरे भारतीय हैं। मतलब जो कार्तिकेयन है ना, वो तीसरे व्यक्ति हैं जो मैग्रास को हरा चुके हैं। ये पहले कौन से, ये पहले और दूसरे कौन से हैं, देखिए, पेंटाला हरिकृष्णा है, ठीक है, और विश्वनाथन आनंद है, ये दोनों भारत से संबंधित हैं। अब जो तीसरे हैं उनका नाम मैंने बता ही दिया है, कार्तिकेयन, ठीक है। चलिए, ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं, तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। इन्हें 2015 में FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया है, FID के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि इनको दी है। द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ये जो हमने पढ़ा ना, FIDE, जिन्होंने कार्तिकेयन को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी, वो उसका ही फुल फॉर्म है ये। चलिए, इस संस्था के बारे में पढ़ते हैं। इस संस्था अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। ये एक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता कराती है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 में हुई थी। चलिए, इसका जो मुख्यालय है लुसाने, वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कौन से स्थान पर है, लुसाने। इसके जो अध्यक्ष है ड्रिवोर कोविच आरकेडी, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं भाई, क्या नाम है इनका, डिवोरकोविच आरकेडी, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है विश्वनाथन आनंद, इनके जो उपाध्यक्ष हैं वो विश्वनाथ आनंद, दिख नहीं रहा। इसका जो लोगो है, मतलब मोटो है, वो क्या है, जेन्स यूना सुमोश, लेटिन फॉर वी आर वन फैमिली, ठीक है, वी आर वन फैमिली। इसका जो मोटो या थीम है, हम सब एक ही परिवार है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके जो ऑप्शंस हैं, थाईलैंड, लाओस, भारत और पाकिस्तान। इसका आंसर पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है लाओस। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया देश लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये जो इमेज है इसमें दिख रहे हैं, देखो, ये लाओस, ठीक है, किसको मुक्त कर दिया है, मुक्त घोषित कर दिया है, लाओस को। चलिए, अभी तक कुल 19 देशों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म किया है। कितने देशों ने अभी इसको खत्म कर दिया है, 19 देशों ने इसको पूर्णतः खत्म कर दिया है। वर्ष 2023 में बांग्लादेश को भी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को मुक्त घोषित किया गया है। बांग्लादेश को 2023 में इससे मुक्त कर दिया गया है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव उन्मूलन के लिए भारत के प्रयास। ये जो बीमारी है, इससे पैर, आप इमेज में डलवाई नहीं है, आपको इमेज बताती, उससे पैर इतना मोटा हो जाता है, बहुत जगह से मोटा हो जाता है, बहुत बहुत एरिया कवर कर लेता है। इसको हाथी पांव भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे लड़ने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए भारत के क्या क्या प्रयास रहे हैं, देखिए, पढ़िए।
सरकार ने वर्ष 2018 में हाथी पांव रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य योजना शुरू की है। 2018 में ही हम इस हाथी पांव से लड़ने के लिए हमने कुछ कार्य किए हैं और तीव्र उन्मूलन मतलब तेजी से बढ़ रहा है उसको कम करने के उपाय किए हैं। भारत ने कब किए हैं? 2018 से। भारत ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इन्होंने रखा है 2018 से शुरू हुआ और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक हम इसको पूर्णतः भारत से समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है, इसकी हम डिटेलिंग पढ़ते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ऊपर पड़ा था, जो फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, वो कौन से मच्छरों द्वारा? फाइलेरिया परजीवी मच्छरों द्वारा ये मनुष्यों में फैलता है। परजीवी कौन होते हैं? परजीवी वह होते हैं जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो परजीवी होते हैं। तो ये कौन से परजीवी के कौन सा परजीवी मच्छर है? फाइलेरिया परजीवी मच्छर के द्वारा ये मनुष्य शरीर में फैलता है। चलिए, लाओस, लाओस जो देश अभी हमने पढ़ा था ना, जिस देश में मुक्त हुआ है, वो उसी की डिटेल नहीं। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। राजधानी वियेटाइन, इसकी राजधानी क्या है लाओस की? वियेटाइन। मुद्रा है लाओ किप, इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? लाओ किप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदि गलर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया है? इनका नाम क्या है? बंगारू आदि गलर। ठीक है, इन्हें पद्मश्री प्राप्त है। इनके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2019, 2016, 2018, 2020। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर है 2019, इनकी जो इमेज है ये पद्मश्री इनको दिया जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदि गलर का निधन हो गया है। राष्ट्र के प्रति उनकी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र के प्रति आध्यात्मिक सेवा मतलब आध्यात्म में ईश्वर से संबंधित या सेवा से संबंधित कोई भी मानव की सेवा करना, वो भी एक आध्यात्म उसमें आता है। तो उस टॉपिक पे इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, आदि गाल को उनके अनुयायी अम्मा के नाम से जानते हैं। उनके जो अनुयायी हैं उनको अम्मा नाम से पुकारते थे या जानते थे। ये जो पद्म पद्म पुरस्कार है हमारे भारत में 3 तरह के दिए जाते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार, एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे जो इसमें बड़ा होता है पद्म विभूषण होता है। ये असाधारण कार्य के लिए, किसी सेवा के लिए, अद्वितीय सेवा के लिए दिया जाता है। चलिए, तो इसके आगे कोई है क्या? अब नहीं है। ठीक है, आज का जो है वो करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को जितने लोगों तक हो सके पहुंचाएं। और हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेस का एक ऐप भी है, आप वहाँ पे पहुँचे और आपको यहाँ पे उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अन्य आपको अगर हिंदी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। राधे राधे।